Hello students, welcome back. Today we are going to start our next chapter, International Organization. Under this chapter we will discuss regarding the international organizations, means अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे. We will discuss कि इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्या थी. अगर दो कंट्रीज़ के बीच में, सपोज हर वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो अगर दो कंट्रीज़, अगर कोई भी कंट्री उसके अंदर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो दैट कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो उसको सॉल्व करती है. लेकिन यह प्रॉब्लम ये थी कि वर्ल्ड में अगर किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन कौन करेगा, राइट. दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो उनके बीच में पीस कौन एस्टैब्लिश करेगा. तो इन सभी समस्याओं के हल के लिए, इन सभी समस्याओं के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, जो कि पूरे वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज कर सके, राइट. तो वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? एक तो सबसे पहली बात की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हमने अभी बात की है कि वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, डिफरेंट कंट्रीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है. तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी एक कंट्री के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए, सभी कंट्रीज़ के लिए काम करती है. किस चीज़ में हेल्प करती है? हेल्प इन मैटर ऑफ वार एंड पीस. अगर दो कंट्रीज़ के बीच में किसी तरह की कोई लड़ाई है, कोई वार है या कोई कन्फ्लिक्ट है, तो वो कन्फ्लिक्ट वार में कन्वर्ट ना हो, पीसफुली उसका सॉल्यूशन हो जाए, इसमें हेल्प कौन करता है? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. कॉपरेट टू क्रिएट बेटर लिविंग कंडीशन. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन केवल वार को समाप्त करने की कोशिश नहीं करती, पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश ही नहीं करती, बल्कि डिफरेंट कंट्रीज़ में किस तरीके से आपस में कॉपरेट करके हर कंट्री की लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, उस पर भी काम करती है, राइट. प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ अबाउट कॉपरेशन. ये बताती है कि आपस में किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज कॉपरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. एक्सेप्ट दैट प्रोड्यूस कॉमन प्लेटफॉर्म टू डिस्कस कन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन. दो कंट्रीज़ के बीच में या डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई टेंशन है, तो उनको डिस्कस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है. एक प्लेस है, एक प्लेटफॉर्म है. जैसे सपोज अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हम सबको डिस्कस करने के लिए पार्लियामेंट इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर सभी बातें डिस्कस की जाती हैं. इसी तरीके से वर्ल्ड लेवल पर अगर किसी तरीके की कोई भी कन्फ्लिक्ट है, कोई प्रॉब्लम है डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो उनको डिस्कस करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, राइट. हेल्प टू फाइंड पीसफुल सॉल्यूशन. वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किस चीज़ में हेल्प करता है? कंट्रीज़ के कोई भी टेंशंस को या कन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली सॉल्व करने में हेल्प करता है. बताते हैं कि कैसे हम उनको पीसफुली सॉल्व कर सकते हैं ताकि कोई भी कन्फ्लिक्ट जो है वार में तब्दील ना हो, राइट. अब ये जो हमने अभी बात की है वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका कंप्लीट 4 मार्क्स में सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन आता है, और अगर 1 रीजन पूछा जाता है, 2 पूछे जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली उतने ही नंबर का ये क्वेश्चन बन जाता है कि 1 मार्क और 2 मार्क्स में, राइट. अब इवेल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन. अब हम किसकी बात करेंगे? यूनाइटेड नेशन की. एक्चुअली यूनाइटेड नेशन में जाने से पहले हमें थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जाननी होगी. जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत, इसके बारे में बात कब से शुरू हुई? फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद. जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ 1914 to 18 के बीच में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद पूरे वर्ल्ड को ये लगा कि कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कंट्रीज़ के कन्फ्लिक्ट को सुलझाए ताकि दोबारा से वार ना हो. अब उसके लिए फिर लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, राइट. अब लीग ऑफ नेशन का काम क्या था? डिफरेंट कंट्रीज़ के कन्फ्लिक्ट्स को सुलझाना. काफ़ी हद तक ये शुरू में इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही, बहुत जो था इसका जो मोटो था उसको पाने में भी ये काफ़ी हद तक कामयाब रहा. लेकिन इन सब के बावजूद फिर सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया. तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं लीग ऑफ नेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क था. लीग ऑफ नेशन की जो रिलायबिलिटी थी उस पर क्वेश्चन मार्क था, राइट. कि लीग ऑफ नेशन की भूमिका, लीग ऑफ नेशन का रोल कहीं ना कहीं लैक हुआ, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ. तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो उसके बाद फिर लीग ऑफ नेशन की जगह दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ले ली. लीग ऑफ नेशन का ही नाम बदल कर क्या रख दिया गया? यूनाइटेड नेशन, UN,
राइट। अब यूएन जो था, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एनकरेज द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद द कॉन्फ्लिक्ट दैट जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, राइट। इन 1945 द यूएन वाज फाउंडेड एज अ सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशन। अभी हमने बात की कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन एग्जिस्टेंस में आया, लेकिन लीग ऑफ नेशन अपने पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो लीग ऑफ नेशन का नाम बदल कर ही यूनाइटेड नेशन रखा गया, राइट। अब यूनाइटेड नेशन को, यूएन को क्या माना जाता है? सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशन। अगेन इट्स योर 1 मार्क क्वेश्चन कि विच वन इज द यूएन इज द सक्सेसर ऑफ डैश एनीवन वेयर, राइट। तो इन यूएन की जो एस्टैब्लिश कब हुआ, फाउंड कब हुआ इन यूएन? इन 1945। अगेन इट्स योर 1 मार्क क्वेश्चन, क्लियर। अब इमीडिएटली, अब ये जब यूएन था immediately after the second world war, as earlier now we have discussed, right, set up through the signing of UN charter by 51 states। अब लीग ऑफ नेशन में कितनी स्टेट्स थी? 51। उन्हीं 51 स्टेट्स ने जो यूएन चार्टर था उसको साइन किया एंड दे बिकेम द मेंबर ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन, सोवियत संघ। बाय 2006 जब ये स्टार्ट हुआ यूएन, उस समय में इसके मेंबर कितने थे? 51। लेकिन बाय 2006 यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स कितने हो गए? 192 स्टेट्स, राइट। एंड एट प्रेजेंट हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशन? 193 मेंबर स्टेट्स जिन्होंने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया हुआ है। The UN's main organ are General Assembly and Security Council। मेन ऑर्गन कौन सी है इसकी? मेन ब्रांच जिसको हम कहते हैं, मेन ऑर्गन कौन सी है? जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। आगे हम चैप्टर में इन दोनों के बारे में अलग अलग भी डिस्कस करेंगे। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स। इसमें परमानेंट मेंबर भी हैं, नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं। परमानेंट मेंबर का मतलब है जिनको कभी भी हटाया नहीं जा सकता, दे आर फॉर एवर। अब वो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड यूके। अगेन इट्स योर 1 मार्क क्वेश्चन, विच कंट्रीज आर द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड यूके। अब ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं 5 और नॉन परमानेंट मेंबर्स, इनमें डिफरेंस क्या है? इनकी पावर्स का डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं दे आर हैविंग द वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर में होता है कि अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो अगर इन परमानेंट मेंबर्स ने जो डिसीजन फाइनल किया उसको नॉन परमानेंट मेंबर्स कांट चेंज। लेकिन अगर नॉन परमानेंट मेंबर्स कोई डिसीजन लेते हैं तो इनके पास ये पावर है कि ये उस डिसीजन को माने या ना माने, बट इनके डिसीजंस को नॉन परमानेंट मेंबर्स चेंज नहीं कर सकते। Is it clear? Right? तो permanent members के पास क्या है? Veto power. Again, it can come as a question. What do you understand by veto power? UN representative head is Secretary General. Who is the representative head of United Nation? कौन है इसका head? Secretary General. Again, 1 mark question. अब इसमें यूनाइटेड नेशन में तो हमने बात की मेन ऑर्गन्स की कि सिक्योरिटी काउंसिल है और जनरल असेंबली, दीज आर द मेन ऑर्गन्स। लेकिन इन मेन ऑर्गन्स के अलावा यूनाइटेड नेशन कंसिस्ट ऑफ मेनी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो आगे जिनको अलग अलग, जैसे अगर हम एक सिंपल अपनी गवर्नमेंट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनमें हर एक को उसको मिनिस्टर को एक अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाता है जो उस डिपार्टमेंट को टैकल करते हैं। सेम इज रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन में भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो अलग अलग फील्ड को टैकल करती हैं, अलग अलग एरियाज को कंसल्ट करती हैं। सपोज WHO जो हेल्थ से रिलेटेड देखता है, राइट। इसी तरह से UNDP है, यूनिसेफ है एंड यूनेस्को है एंड सो मेनी अदर जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आर देयर। अब ये सारी एजेंसीज मिलकर काम किसके लिए करती हैं? पूरे वर्ल्ड को टुगेदर करने के लिए, पूरे वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए, ताकि सब लोग मिलकर बेटर
डिसीजंस ले पाएँ, सब लोग मिलकर काम करें जिससे कि वर्ल्ड के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो समाप्त हो पाएँ और नेक्स्ट वर्ल्ड वार होने से रोकी जा सके। Is it clear? This is about the evaluation of United Nation. Again, it can come as an 4 marks question or sometime maybe 6 marks. Clear? Or except these 1 or 2 marks, so many, sorry, it's 4 or 6 marks, so many 1-1 questions are also there. कि how many members were in 2006, how many members were in the beginning, how many at present, how many members are there. All these can come as an 1 mark question. अब हम बात करते हैं रिफॉर्म्स ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वार, राइट, कि कोल्ड वार के बाद कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए, कौन कौन से सुधार किए गए यूनाइटेड नेशन में, राइट। तो आफ्टर द कोल्ड वार, अब कोल्ड वार के बाद सुधार क्यों किए गए, क्यों इम्प्रूवमेंट किए, क्यों रिफॉर्म्स किए गए, क्योंकि कोल्ड वार के बाद वर्ल्ड की जो परिस्थितियां थी, वर्ल्ड की जो सिचुएशन थी, जो सिनेरियो था, वो टोटली काफ़ी हद तक चेंज हो चुका था, राइट। क्या क्या चेंजेस आए थे आफ्टर द कोल्ड वार? सम ऑफ द चेंजेस अकर्ड विच अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द यूएन। कौन से चेंजेस थे? एज वी ऑल नो, कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन समाप्त हो गया था, यूएस अकेला हेजेमनी के रूप में सामने आया था। एमर्जेंस ऑफ इंडिया एंड चाइना एज राइजिंग पावर, चाइना और इंडिया जो थे बड़ी स्पीडली, बड़ी तेज़ी से एक पावरफुल कंट्री के रूप में इकोनॉमिकली जो थे वो ग्रो कर रहे थे। एंट्री ऑफ न्यू मेंबर्स, अब कोल्ड वार जब समाप्त हुआ तब तक इसके जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स थे उनकी संख्या भी बढ़ चुकी थी, वो भी बदल चुके थे। एंड टेररिज्म जो थी, टेररिज्म और कई तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो अब सामने आने लगी थी डिफरेंट कंट्रीज़ में, जो कि पहले नहीं थी, राइट। तो इन सभी की वजह से अब ये डिमांड उठने लगी कि जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है उसमें थोड़ा बहुत जो है सुधार करना चाहिए, उसने बदलाव करना चाहिए, राइट। दे फेस 2 काइंड्स ऑफ रिफॉर्म, 2 तरह के रिफॉर्म्स उसमें आने थे। कौन कौन से ओवर द टाइम? सबसे पहला जो रिफॉर्म था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस, दूसरा अ रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुडिक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन। सबसे पहला था कि उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में और प्रोसेस में सुधार करना, दूसरा था कि जो इश्यूज जुडिक्शन के अंडर आते हैं यूनाइटेड नेशन की, उनको रिव्यू करना। कौन कौन सी है? जैसे वाई वीटो पावर, क्योंकि हमने पढ़ा कि ओनली 5 कंट्रीज पर थे जिनके हाथ में वीटो पावर थी। तो अब जो न्यू मेंबर्स थे और बाकी कंट्रीज थे, उनका ये कहना था कि केवल इन 5 कंट्रीज को ही वीटो पावर क्यों दी गई है, राइट, दैट शुड बी इंक्रीज्ड। इसके अलावा डोमिनेंस ऑफ पावरफुल कंट्री, अब जिन कंट्रीज के पास वीटो पावर है, जो लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पावरफुल कंट्री, उनकी डोमिनेंस ज़्यादा है, तो उस डोमिनेंस को कम करना, राइट, ताकि वो लोग अपनी पावर का मिसयूज ना कर पाएँ। एक्सेप्ट दैट टू प्ले मोर इफेक्टिव रोल इन पीस एंड सिक्योरिटी एक्सेट्रा। जो पीस और सिक्योरिटी जो मेन इशू था जिसके लिए यूनाइटेड नेशन बनाया गया था, उसको और भी इफेक्टिवली लागू करना, उसको और भी इफेक्टिवली जो है प्रयोग में लाना, यूज़ करना, राइट, ताकि उससे जो वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी और भी इफेक्टिवली एस्टैब्लिश हो सके। क्लियर? ओके, देन रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। हमने अभी बात की है कि 2 काइंड्स ऑफ रिफॉर्म। सबसे पहला कौन सा था? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। तो अब हम उसी की बात कर रहे हैं। नाउ रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। In 1992, the UN General Assembly adopted a resolution over the reforms of United Nation. UN में जो रिफॉर्म्स के बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ, कब हुआ ये? जनरल असेंबली में हुआ। कब हुआ? इन 1992। अगेन योर 1 मार्क क्वेश्चन। एक्सेप्ट दैट अभी हमने जो इधर भी बात की है रिफॉर्म्स एंड आफ्टर द, तो ये ऑल दिस इज कंप्लीट योर क्वेश्चन। ये आपका कंप्लीट 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं एंड इट कैन कम सेपरेटली। जैसे ओनली स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस पर आ सकता है, जुडिक्शन पर आ सकता है। इनको सेपरेट अगर उसमें आता है तो इट कैन कम इन 2 मार्क्स और 4 मार्क्स, राइट। ओके, तो 1992 में यूनाइटेड यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन ओवर द रिफॉर्म्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब फॉलोइंग दीज, अब इसी को आगे चल के 1997 में कोफी अन्नान, हु वाज द कोफी अन्नान? ही वाज एट दैट टाइम सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। इट कैन कम एज एन 1 मार्क क्वेश्चन। हु वाज
सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन इन जन 1997? कौन था? कोफी अन्नान, या और हु वाज कोफी अन्नान, राइट? कोफी अन्नान कौन था? तो किसी भी तरीके से 1 मार्क क्वेश्चन कैन कम, राइट? तो उसने अब किस पे बात की? हाउ द यूएन शुड बी रिफॉर्म, कि यूनाइटेड नेशन में सुधार, रिफॉर्म्स जो है वो कैसे किए जा सकते हैं। अब सिक्योरिटी काउंसिल में क्या है? देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। कितने परमानेंट मेंबर्स हैं? 5, एंड कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं? 10। अगेन 1 मार्क क्वेश्चन, राइट? अब जो परमानेंट मेंबर्स है, एज अर्लियर वी हैव डिस्कस, परमानेंट मेंबर किस चीज़ का फायदा उठाते हैं? दे एंजॉय द वीटो पावर, जबकि नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर नहीं है, राइट? तो यहाँ पर फिर जो इसमें जो जनरल असेंबली में जो स्टेप्स उठाई गई इस रेवोल्यूशन को लेकर, रेजोल्यूशन को लेकर, कि उसमें परमानेंट मेंबर्स कौन होने चाहिए, उसके क्राइटेरिया को डिसाइड किया गया कि किस कंट्री में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स या कौन कौन सी जो कंडीशंस हैं, कौन सी टर्म एंड कंडीशन है जिसको अगर वो कंट्री पूरा करती है तो वो कंट्री परमानेंट मेंबर बनने की हकदार है, राइट? अदरवाइज पहले क्या था? ओनली फिक्स्ड 5 परमानेंट मेंबर थे, कोई और परमानेंट मेंबर बनता ही नहीं था, क्लियर? तो जब मेंबर्स बढ़ गए तो इसकी डिमांड बढ़ी कि परमानेंट मेंबर्स भी बदलने चाहिए, या सॉरी परमानेंट मेंबर भी बढ़ने चाहिए, नॉन परमानेंट मेंबर भी बढ़ने चाहिए, क्योंकि एट वेरी स्टार्टिंग तो ओनली 51 स्टेट्स वर देयर, लेकिन एट प्रेजेंट 193 स्टेट्स आर देयर, राइट? तो ऐसे में अब कौन से जो थी टर्म एंड कंडीशंस, कौन सा क्राइटेरिया लागू किया गया परमानेंट मेंबर के लिए, किसी कंट्री को किन किन जो है क्राइटेरिया को फॉलो करना है, किन किन चीज़ों को जो मेन उनकी टर्म्स एंड कंडीशन उनको कंप्लीट करना है, ओनली देन दे दोज कंट्रीज आर एबल टू बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन। इनके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस लगाई गई, कौन सी क्राइटेरिया को फिक्स किया गया, राइट? अब जुरिडिक्शन ऑफ द यूएन, सेकेंड कौन सा है? जुरिडिक्शन, यानी हमने प्रोसेस में पे क्या पढ़ा कि किसके बारे में बात की गई थी? परमानेंट मेंबर्स का क्राइटेरिया। देन जुरिडिक्शन में क्या किया गया? इन सितंबर 2005 हेड्स ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स, सभी मेंबर स्टेट्स के जो हेड थे यूनाइटेड नेशन के, टुक द स्टेप्स टू मेक द यूएन मोर रेलिवेंट। इन्होंने यूनाइटेड नेशन को और रेलिवेंट बनाने की बात की, और रेलिवेंट बनाने की बात सोची, तो रेलिवेंट बनाने के लिए क्या चीज़ क्रिएट की गई? पीस बिल्डिंग कमीशन बनाया गया, जिसका मेन मकसद क्या था? वर्ल्ड में पीस को एस्टैब्लिश करना। ह्यूमन राइट काउंसिल बनाया गया जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। एग्रीमेंट टू अचीव मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल, जो मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल डिसाइड किए गए उनको अचीव करना, एज वेल एज कंडेमिनेशन ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म को जड़ से उखाड़ना, टेररिज्म को समाप्त करना, क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेसी फंड्स को बढ़ाना, एज वेल एज एन एग्रीमेंट टू वाइंड अप ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल को समाप्त करना, क्योंकि ट्रस्टी कौन होते हैं? जो पैसा देते हैं। अब उसमें क्या था कि जितने लोग हैं जो ताकतवर है, जो पावरफुल कंट्री से, वो ज़्यादा पैसा दे रही थी, तो ऐसे में ज़्यादा ट्रस्ट देने के, ट्रस्टी होने की वजह से वो जो थे कंट्रीज अपनी डोमिनेंस वहाँ पर इस्टेब्लिश कर रही थी, अपनी पावर दिखा रही थी, तो ट्रस्टीशिप को समाप्त किया गया ताकि कोई भी कंट्री वहाँ पर डोमिनेट ना कर पाए। इज इट क्लियर? तो ये जो स्टेप्स उठाए गए, रिफॉर्म्स किए गए रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन, जो कब किए गए? आफ्टर द कोल्ड वॉर। इज इट क्लियर? इन द नेक्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग व्हाट Kofi Annan, what criteria he has decided to become the permanent member of United Nations, as well as we will discuss regarding that कि either the India able to become the permanent member of UN or not. अब उसकी बात हम कैसे करेंगे? On the basis of those criteria, on the basis of those terms and conditions which was discussed here. Is it clear? Okay.